हाँ, ये डिस्कशन आपसे करेंगे हम। चाहता था और उस समय मैं 10 साल का था और चौथी कक्षा में पढ़ता था। हमारी एक टीचर ने बहुत हमें इंस्पायर किया था और घर में हमारी एक नानी जो थी वो बहुत इंस्पायर करती थी पेड़ पौधे लगाने के लिए, और तब से लेके आज तक बस यही काम कर रहे हैं। और पीपल बाबा का जो नाम है ये इसलिए पड़ गया कि क्योंकि हमने ज़रा फोकस जो है हमने पीपल वृक्ष के ऊपर किया। पीपल मेरा एक फेवरेट ट्री है, पीपल मेरा फेवरेट वृक्ष है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लार्ज कैनोपी ट्री है, बहुत छाया देता है, कई प्रकार के पक्षी उस पर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अपने आप में माइक्रो इको सिस्टम बनता है वो। और पानी का चुंबक है, जहाँ पीपल लगाते हैं वहाँ पानी भी खूब भरपूर आ जाता है। और पीपल को लगाते लगाते अब अपने पूरे जीवन काल में 1,27,00,000 पीपल लगा चुके हैं। तो 1.25 करोड़ पीपल लगाने के बाद नेचुरली फिर लोगों ने 1984 के करीब पहले लोगों ने कहना शुरू किया राजस्थान में, उन्होंने पीपल बाबा का नाम दिया और धीरे धीरे फिर उन्होंने दिया, फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ में गाँव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, फिर मीडिया ने भी उसी नाम से पकड़ लिया उस चीज़ को। वैसे लीगल नाम तो हमारा स्वामी प्रेम परिवर्तन है। और स्वामी प्रेम परिवर्तन जी ग्लोबल वार्मिंग का पूरी दुनिया के ऊपर खतरा मना रहा है, चर्चाएं होती हैं, बार बार पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में जो है वृक्षारोपण पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली देखा जाए पहली बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप वृक्ष लगाइए और अपना ग्रीन कंटेंट को बढ़ाइए, अपनी हरी छतरी को बढ़ाइए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बस इतना ही है कि आपके जो जंगलों की मात्रा है वो कम हो गई, और जो कूलिंग जो ये जो वृक्ष होता है ना, इसका एक एक पत्ता जो कूलर होता है, एयर कंडीशनिंग का काम करता है जी। तो एयर कंडीशनर कम हो गए। एक बिल्डिंग है, क्लासरूम है, या आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आपके मीडिया का भी कोई ऑफिस होता होगा, अगर उसके सब कूलर बंद हो जाएंगे, एसी बंद हो जाएंगे तो वार्मिंग होगी, है ना। अब आप उसको ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए। तो बस बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास जंगल अपनी जगह हैं, 40 से 50% अपना पूरा का पृथ्वी, आपके पूरे देश, हर देश में 40 से 50% ज़मीन जो है हरी छतरी के नीचे है, हरियाली है, जंगल हैं, परमानेंट जंगल हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो बात है कि पेड़ लगाने वाली, देखिए पौधा तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी 3 साल से लेके 5 साल तक उसकी सेवा नहीं करेंगे, मतलब उसमें पानी डालना, खाद डालना, गाय भैंस बकरी से बचा के रखना, ह्यूमन एनक्रोचमेंट से बचा के रखना, उसकी फेंसिंग करना, प्रोटेक्शन करना, उसकी रिप्लेसमेंट करना, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। ये बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पूरी प्रॉब्लम की एक छोटी सी सल्यूशन, मतलब बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, वो है पॉलिटिकल विल। अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है तो आप एक रात में इसके ऊपर फैसला करके पूरे हिंदुस्तान को आप 40 से 50% हरी छतरी के नीचे ला सकते हैं। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, यहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ जितने भी पर्यावरण के लोग हैं, मतलब जो पावर में हैं, अगर वो बस एक बार ठान लें ये चीज़ कि हाँ, हमको इंडिया में, अपने भारतवर्ष में 40 से 50% जो है इसको फॉरेस्ट कवर देना है, परमानेंट फॉरेस्ट कवर देना है, और बाकी भी जितना लैंड है, अर्बन लैंडस्केप है, वहाँ पे हमें शहरी वन लगाने हैं, बच्चों के लिए हमें अच्छे अच्छे चिल्ड्रंस पार्क बनाने हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें भी एक हरियाली की मात्रा जो है 20 से 25% रखनी है। जितने हमारे PSUs हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे बड़े बड़े सरकारी ज़मीनें हैं, उसके ऊपर भी कम से कम हमारे पास 33% 35% हरी छतरी होनी चाहिए, यानी कि पूरी। तो एक हरियाली क्रांति आने की एक पूरी बात है, और ये तो पॉलिटिकल विल से आएगी। या तो कुछ लोग मिलके ये एक चीज़ करेंगे, या फिर ऊपर से पॉलिटिकल विल है। तो मैं समझता हूँ लोगों को करने के लिए, मूवमेंट को 40-50 साल, हमें 45 साल हो गए ये काम करते हुए, है ना, लेकिन हम थोड़ा सा ही काम कर पाए। अभी केवल हम 2 से 2.5 करोड़ पेड़ लगा पाए। लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री या एक बड़े लेवल के कोई,
मैं किसी का नाम लेके जी, नहीं जी, कह रहा, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल विल की बात करें। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट साहब ये डिसाइड कर लें या रशिया का प्रेसिडेंट ये डिसाइड कर ले, देखिए चाइना ने किया, चाइना ने पूरी ग्रीन वॉल बना दी, मंगोलिया का जो डेजर्ट इधर आ रहा था नॉर्थ चाइना की तरह, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगा दिया, किया ना। तो एक पॉलिटिकल विल की बात होती है। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप 60% जो है परमानेंट फॉरेस्ट कवर रखेंगे, उन्होंने 72% अचीव किया। जापान ने इस वक्त 67% अपनी पूरी लैंड को फॉरेस्ट कवर में रखा। तो पॉलिटिकल विल की बात है, ये तो एक डिसाइड, और इसमें तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। जब आप हर चीज़ के लिए आपके पास पैसा है, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसा है, तो अपनी जो जिसके ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है, आपकी प्राण ऊर्जा है, जो ये एक्सहेल करते हैं, जो ये बाहर सांस फेंकते हैं, वही तो हम सांस अंदर लेते हैं। तो ये तो हमारा पूरा पूरा जीवन इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। आप इन्हीं को, ये तो हमारी माँ है, यही हमारे पेरेंट्स हैं, यही हमारी ये तो हमारी नाभि है पूरी की पूरी, आप इन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल विल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बाद में फिर नीचे पीपल पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी की विल होती है। यहाँ तो कुछ लोग जुड़ जाएं और वो सरकार को फिर उस कटहरे पे खड़ा करें, उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दें कि नहीं भाई आपको, और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये एक ऐसा मोमेंट आने वाला है कि शायद लोग ही ये कहें कि हम आपको वोट ही तब देंगे अगर आप हमारे को हरियाली। दिल्ली में हमारी पिछले बातों से। चुनाव में एक मुद्दा रखा था कि हम स्वच्छ हवा देंगे, पर्यावरण स्वस्थ करने की बात होती है, लेकिन हम अभी पीछे कुछ दिन पहले ही देखे कि दिल्ली जी, पूरी तरह जी। पॉल्यूटेड हो गई, और देश की कई राजधानी जो है पूरी तरह से पॉल्यूशन में हाँ जी, लिप्त हैं, हाँ जी। लेकिन सरकारें पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं। आप कितने लोगों को जोड़कर और किन किन शहरों में आप काम कर रहे हैं? देखिए अभी पिछले 44 सालों में 15,000 लोग तो हमारे एक्टिव हैं, ठीक है, 18 प्रदेशों में 202 जिलों में, ठीक है, और तकरीबन 1.5 लाख लोग लूजली हमारे से कनेक्टेड हैं, 1.5 और 2 लाख के बीच में, जो हमें पिछले 10 साल से सोशल मीडिया द्वारा और मीडिया की आउटरीच प्रोग्राम के कारण मैसेज हमारा वहाँ तक पहुँचा, तो लोग हमें चिट्ठी पत्री करके और हमसे सीख के यहाँ से जाते हैं, करते हैं। देखिए जो आप सरकार की बात करें, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं कोशिश, और मरते दम तक कोशिश करेंगे। सरकारों के लिए तो बहुत आसान है ये काम करना। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये कैपिटल इंटेंसिव चीज़ नहीं है, इसमें कोई आप बड़ी रकम आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत ही थोड़े से पैसों में आप बहुत कमाल का यहाँ पे पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं। सोल्यूशन टू पोल्यूशन जो है वो केवल और केवल हरियाली क्रांति है। आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहे मशीनें लगवा लीजिए, चाहे आप आजकल दिल्ली में स्मोक टावर्स की बात हो रही है, स्मोक टावर प्लग भी लगवा रहे हैं। क्या वो कोई इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भारत, इतना बड़ी पृथ्वी, ये स्मोक टावर से ये तो बच्चों का खिलौना है, ये हमारे नज़र में ये खिलौना है। अच्छा, आप स्मोक टावर की जगह आप 100 नीम के वृक्ष लगा दीजिए ना, है एक वृक्ष को लगाने में 100 रुपये का खर्चा आता है अगर उसका, तो और अगर 2-3 साल आपने उसमें पानी डाल दिया, आपको ना मशीन लगाने की ज़रूरत ना, तो ये तो बस ऐसे मतलब खेल चल रहा है। मतलब एक जनता को गुमराह करने के लिए विपक्षी और पक्ष दोनों लगता है कि जो भी सरकार में और विपक्ष। मैं गुमराह तो शब्द नहीं करूंगा, क्योंकि गुमराह तो वो करता है जो जानबूझ के करता है। देखिए भाई, आप जब तक आप पर्यावरण के लोगों को आप उस जगह पे नहीं बिठाएंगे जो डिसीजन ले सके और जो एग्जीक्यूट करवा सके, नॉन टेक्निकल आदमियों को, भाई एक सीधी सी बात है, आप मीडिया के आदमी हैं, मैं आपको बिठा दूं एक कुर्सी पे कि भैया एक फ्लाईओवर बना के दे दो मुझे, तो आपका जो फ्लाईओवर है वो कितने दिन चलेगा? सीधी बात है ना। अगर जो पर्यावरण में काम कर रहा है, हार्डकोर पर्यावरण में काम कर रहा है, जिसको नदियों की जानकारी है, मिट्टी की जानकारी है, हवा की जानकारी है, जिसको वृक्षों की जानकारी है, जिसको बायोडाइवर्सिटी के बारे में मालूम है, वाइल्ड लाइफ के बारे में, आप उनको बिठाइए ना, उनकी कमेटी बना के उनको कहिए ना ये सोल्यूशन टू पोल्यूशन निकालिए आप, है ना। तो वो जो कहेंगे तब तो कोई बात भी बने। आप 2-4 ब्यूरोक्रेट को ऊपर बिठा देते हैं जिसको कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण से, तो वो तो बेचारा फिर
फॉर्म भरेगा और टेंडर निकालेगा और एक स्मॉग का टावर लगा देगा। 2019 में जब जल शक्ति मंत्रालय बना था सर, तो उस टाइम हमारे मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नदियों के पास वृक्ष लगाने का कार्य शुरू किया था जी। तो कितना आप बता सकते हैं कि उनके कार्यकाल में कितना वृक्ष लगा होगा नदियों के किनारे, क्योंकि आप पूरे देश में एक तरह से जी। भ्रमण करते हैं, तो आप देखिए, जल शक्ति अभियान जो है ना, हाँ, ये अगर इसको सीरियसली किया जाए, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और बहुत ही मतलब इस वक्त हिंदुस्तान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो आप समझ लीजिए जल जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और ये इंटेंशन तो अच्छा है, इंटेंशन तो डेफिनेटली है। नमामि गंगे ले लीजिए, हमारा ये जो स्वच्छता अभियान है, और ये जो आप कह रहे हैं जल शक्ति का जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया जी, ये अच्छे स्टेप्स हैं, ये अच्छे स्टेप्स हैं। मैं 100% इनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं जो इनको चला रहे हैं मैं उनसे विनम्र ये निवेदन करता हूँ कि देखिए पौधा, फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, पौधा लगाना एक बच्चे को पैदा करने के माफिक है ना। आपने बच्चे को तो पैदा कर दिया, लेकिन जब तक बच्चे को आप पोषण नहीं देंगे, उसको दूध नहीं देंगे, उसको उसकी सेहत को बचाएंगे नहीं, आप जब देखिए पौधे तो कहीं भी लग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब तक उसको आप बकरी से, गाय से, भैंस से, नीलगाय से और लोगों से बचाएंगे नहीं, उसमें हफ्ते में 3 बार पानी नहीं देंगे, जब तक उसको हर 3 महीने मतलब हर 3 महीने बाद उसमें अच्छी खासी 4-5 किलो खाद नहीं डालें, पौधा कहाँ से बड़ा होगा भाई। कोई जंगल में तो आप लगा नहीं रहे हैं, है ना, आप अर्बन स्पेसेस में लगा रहे हैं, या पहली बार उस जगह पे पौधा लग रहा है, तो वो ज़मीन भी तैयार नहीं है उस पौधे के लिए, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे हैं, सारा सवाल यहाँ आता है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल से पूरी दुनिया में पौधे नहीं लगाए गए होंगे जितने हिंदुस्तान में लगाए गए, और 1947 के बाद जितने पौधे लगे हैं हिंदुस्तान में, अगर उसमें सिर्फ 2% भी जीवित रह जाते, 2% भी जीवित रह जाते